हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एक और लेक्चर लेके आपके सामने आ गया हूँ। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल ख़त्म कर लिया था, डिफरेंशियल को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत होती है, जैसे डिफरेंशियल की ज़रूरत क्यों थी, जहाँ पर भी हमें किसी एक पॉइंट पर रेट की ज़रूरत होती थी, किसी एक पॉइंट पर रेट की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पे डिफरेंशियल करना पड़ता था। पूरे स्ट्रक्चर में हम बात नहीं करते थे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते थे। ऐसे ही इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशियल का बच्चों रिवर्स प्रोसेस होता है। तो चलिए आप सभी का वेलकम करता हूँ जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल की ही तरह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन डिफरेंशियल से थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। डिफरेंशियल की वीडियो हमारी 2 बनी थी। डिफरेंशियल पूरा समझने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन इंटीग्रेशन पूरा समझने में हमारा एक ही वीडियो में काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स स्किप हो जाते हैं। क्यों स्किप हो जाते हैं कि जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे नहीं होगा आपके सामने, तो यहाँ पे उसके मुकाबले उसके रिलेटिव रूल्स कम है। ठीक है, तो काम जल्दी हो जाएगा इंटीग्रेशन का, लेकिन हमको फिजिकली समझने की कोशिश करनी है इंटीग्रेशन होता क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई दीवार तैयार करते हैं तो दीवार एकदम से तैयार हो जाती है क्या? नहीं सर, हम पहले उसमें एक ईंट लगाते हैं, उसके बाद दूसरी ईंट लगाते हैं, ईंटों को यूज़ करते जाते हैं, ब्रिक्स का यूज़ करके ही हम पूरी दीवार को तैयार कर पाते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो दीवार को पूरी तरीके से तैयार करने का तरीका यही होता है आपका, उसमें ईंटें लगाते जाइए और उसको आप तैयार कर पाएंगे, तो दीवार आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसको कहते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके और हम एक पूरी बड़ी स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, इसी को हम, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बेसिकली हम समीशन भी बोल सकते हैं, समीशन। तो समीशन का मतलब होता है उन सबको ऐड करना, सम करना, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना। जैसे आप इसको आप कहाँ देखोगे फिजिक्स में, आपको कहाँ नजर आएगी? जैसे एक रॉड है पूरी एल लेंथ की रॉड है, तो हम क्या करते हैं, क्या हम एक रॉड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते? एक छोटा सा पार्टिकल लिया रॉड का dl, दूसरा पार्टिकल लिया उस पर ही dl, फिर तीसरा ऐसा ही एक पार्टिकल लिया dl। ये dl जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं हमारे। छोटा सा अगर हमें कोई पार्टिकल लेना है तो dl 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 लेते जाइए, dl, और पूरी रॉड बन जाएगी आपकी, होने के बाद एल लेंथ की एक रॉड तैयार हो जाएगी। तो dl 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 प्लस dl प्लस dl प्लस dl, इस तरीके से उसको प्लस करते जाइए। छोटे छोटे, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि इन्फिनिटी तक उसको प्लस करना पड़ेगा, तो पूरी एल लेंथ की रॉड बन जाए। अब ये dl 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 करके हम इसको प्लस लगाएंगे इसके बीच में, इसके बजाय हम यूज़ कर सकते हैं कि इन पे इस dl को लिख के और उसके सामने एक साइन लगा देते हैं, हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन। बेसिकली ये इंटीग्रेशन का साइन समीशन से है, ऐसा होता है ना, s को थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं, ये समीशन, ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है कि इन्हें समीशन करके, इन्हें आपस में ऐड करके और इसकी लेंथ l आ जाएगी, तो मतलब dl का इंटीग्रेशन l आ जाएगा। इसे ऐसे पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन समझ गए आप, छोटे छोटे पार्टिकल्स का यूज करके पूरी कंप्लीट बॉडी बना देना। ठीक, ऐसे ही जैसे आप डिस्क देखते हो, मान लीजिए आप एक डिस्क रखते हो, डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रखते हो, फिर एक और डिस्क रखते हो, एक और डिस्क रखते हो, रखते चले जाइए, रखते चले जाइए, रखते चले जाइए। एक डिस्क की विड्थ मान लीजिए DH है, ऐसी दूसरी डिस्क की विड्थ DH है, सारी DH 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 DH, तो ये कंप्लीट एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाएगी, कि ये एक सिलेंडर बन जाएगा जिसकी हाइट h होगी। तो डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाइए तो एक सिलेंडर नहीं तैयार हो जाता आपके पास। तो ये इंटीग्रेशन है कि छोटी चीज़ का यूज़ करके और उसको इंटीग्रेट करके छोटी छोटी चीज़ों को मिला के हम पूरा कंप्लीट बड़ा स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब मेन बात आती है इंटीग्रेशन को करना कैसे। तो पहले लिखेंगे हम
इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशियल का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर हम ये कहें कि किसी क्वांटिटी u का डिफरेंशियल v है, तो हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि v का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन को ऐसे दिखाएंगे, ये इंटीग्रेशन, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसे यहाँ लिखो। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt लिखो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx लिखो। तो हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको, तो ऐसे बोलेंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का रिवर्स प्रोसेस है, तो हम कहेंगे u का डिफरेंशियल v आया तो v का इंटीग्रेशन u आएगा। ये समझ लो बस, ये बहुत काम की चीज़ है। इस पे ही सारे फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। चलो अब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब तो सर कि जैसे टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t आता है तो 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर आ जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट यही आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पे प्लस में c जरूर आता है। सर ये क्यों आया c? इसको c को कहते हैं बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t था, उसमें टी स्क्वायर के साथ में यहाँ पे 0 भी तो था, 0 का डिफरेंशियल 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई और भी तो कांस्टेंट हो सकता था। मतलब मैं सीधी सी बात करूँ तो ये c जो होता है ना, ये 0 का इंटीग्रेशन होता है। 0 का इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो c आएगा, बस ये याद रखो। अब 0 तो सबके साथ होता है, टी स्क्वायर के साथ में, इस 2t के साथ में यहाँ प्लस में 0 है, हाँ, तो 0 का इंटीग्रेशन c हो गया। 0 तो सबके साथ होता ही है, तो यहाँ पे c लिख देते हैं। इस c की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, अगर हमें जरूरत पड़े तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, कंडीशनल है ये, कंडीशन देगा और उस कंडीशन का यूज करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आता है कि इसके फॉर्मूले कैसे लिखने हैं। तो फॉर्मूले बिल्कुल हमें डिफरेंशियल की तर्ज पे ही याद रखने हैं, जो हमें डिफरेंशियल में याद थे उन्हीं को रिवर्स याद रखना है। चलो तो इसमें बच्चों पहला फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का, t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। डिफरेंशियल में क्या होता था, पावर सामने आ जाती थी और ऊपर एक पावर कम हो जाती, इसमें उल्टा होता है, पावर ऊपर की बढ़ जाती है और पावर अपॉन में आ जाती है। चलो ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है किसका, t की पावर 3 का। तो t की पावर 3 का इंटीग्रेशन बच्चों, t की पावर एक बढ़ जाएगी 3+1 अपॉन में नीचे भी 3+1 और प्लस में c। यही तो है फॉर्मूला, ऊपर एक पावर बढ़ जाती है, जो पावर में ऊपर आया वही नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया t की पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस में c। मेरे ख्याल से बात यहाँ तक की क्लियर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, t की पावर 8 dt करें अगर सर, तो कोई दिक्कत नहीं, t की पावर 1 बढ़ जाएगी 9 हो जाएगी और अपॉन में 9 प्लस c। ऐसे ही फटाफट करें तो t की पावर 1/2 करें, t की पावर 1/2, तो ऊपर एक पावर बढ़ेगी तो 1/2 प्लस 1 और अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन में 3/2 ऊपर आके 2/3 हो जाएगा और प्लस में c। अगर t की पावर -8 dt करें बच्चों, तो t की पावर -8 प्लस 1 अपॉन में -8 प्लस 1 और प्लस में c। ये बन जाएगा t की पावर -7 अपॉन में -7 प्लस c। इस तरीके से आप t की पावर n वाला फॉर्मूला आसानी से याद रख सकते हो। उसमें एक पावर ऊपर बढ़ेगी और जो ऊपर पावर में आएगा वही नीचे आएगा। मेरे ख्याल से कहानी आपको यहाँ की बढ़िया से क्लियर होगी, ठीक है ना। समझ में आया कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसका सिंबल क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं,
और दूसरा पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या है। तो पहला फॉर्मूला हमें बच्चों क्लियर है, इंटीग्रेशन टी की पावर n का टी की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला, अब देखो साइन टी का डिफरेंशियल क्या होता था सर, कोस टी। तो कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा सर साइन टी प्लस सी। ऐसे ही कोस टी का डिफरेंशियल क्या होता था सर, माइनस साइन टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी। उसी के बेस पे याद रख सकते हो। फोर्थ फॉर्मूला, टेन टी का डिफरेंशियल क्या होता था, सेक स्क्वायर टी। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों टेन टी प्लस सी। फिफ्थ, कोसेक टी का होता था कोसेक टी माइनस का कोसेक टी इंटू कॉट टी। तो कोसेक टी इंटू में कोट टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक टी प्लस सी, वो तो सब में आएगा ही। फिर इसके बाद सेक टी का होता था सेक टी इंटू टेन टी। तो सेक टी इंटू में टेन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक टी प्लस सी। फिर कॉट टी का वहाँ पे क्या होता था, कोट टी का। तो कोट टी का होता था कोसेक स्क्वायर टी माइनस का। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉट टी प्लस सी। ये सब फॉर्मूले आपने डिफरेंशियल में पढ़े थे, उनके उल्टे यहाँ पे लिख दिए मैंने इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलो ऐसे ही e की पावर t का वहाँ पे क्या होता था बच्चों, e की पावर t का डिफरेंशियल e की पावर t होता था। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन भी e की पावर t ही होगा, बस प्लस में c आएगा। ऐसे ही a की पावर t का क्या होता था, तो वो होता था a की पावर t इंटू लॉग टी। यहाँ पे a की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर t अपॉन में लॉग ए। वहाँ पे होता था a की पावर t का क्या होता था, a की पावर t इंटू लॉग ए। यहाँ पे होता है a की पावर t अपॉन में लॉग ए प्लस में c। ठीक है बच्चों, अब 10th वाला ले लेते हैं। ऐसे ही वहाँ पे log t का क्या होता था e बेस पर, तो वो होता था 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log e बेस t। ये आपका हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं के बेसिस पे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर कहीं पे 1/t आ रहा है तो उसका log e बेस t होता है, a की पावर t आ रहा है तो a की पावर t अपॉन log a होता है। चलो ठीक है, ये बाकी फॉर्मूले सारे याद हमने उसी के बेसिस पे रखने हैं, डिफरेंशियल के बेसिस पे। डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, उल्टा हो गया। चलिए अब आएंगे इसके कुछ रूल्स। जैसे वहाँ पे तो रूल्स जो होते थे वो मेरे ख्याल से शायद 6-7 रूल आए थे हमारे चेन रूल तक। यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 3 या 4 रूल आएंगे आपके पास। पहला रूल है कि अगर दो टर्म प्लस या माइनस में है और उनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि इंटीग्रेशन दोनों के पास अलग अलग चला जाएगा। जैसे डिफरेंशियल अलग अलग चला जाता था, ऐसे ही इंटीग्रेशन भी बच्चों अलग अलग चला जाता है। पहला रूल, इस पर एक क्वेश्चन किया जाए, बिल्कुल करें। जैसे मान लीजिए साइन टी और प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा बच्चों, और प्लस में कॉस टी का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। अब इसके साथ भी c आएगा, इसके साथ भी c आएगा, दोनों का c ऐड होके एक कंप्लीट c बाद में लिख दो बस। तो ऐसा नहीं है कि सबका c अलग अलग लिखना जरूरी है, सारा इंटीग्रेशन करने के बाद में एक c लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए रूल नंबर 2 में चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट
किसी टी की टर्म के साथ है और तब उसका इंटीग्रेशन करना है। तो डिफरेंशियल में याद करो क्या होता था, कांस्टेंट बाहर आ जाता था, बिल्कुल इसमें भी यही होता है, कांस्टेंट जंप करके बाहर आ जाएगा, तो सी बाहर और फिर आप यू का इंटीग्रेशन कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मुझे 3t की पावर 8 का करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे करूँ? तो बहुत आसान है, 3 को तो बाहर ले लो, 3 बाहर, t की पावर 8 का इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब 3 बाहर, t की पावर 8 का क्या हो गया, t की पावर 1 बढ़ जाएगी 9 अपॉन में जो पावर वहाँ है वही आ जाएगी, जो ऊपर पावर आई वही आ जाएगी और प्लस में c। अब 3 से इसको काट सकते हैं, ये बन जाएगा t की पावर 9 अपॉन 3 और प्लस c। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। सेकंड रूल बिल्कुल क्लियर है, c बाहर आ जाता है। इसके बाद थर्ड रूल आपका, थर्ड रूल है कि अगर अंदर कुछ ना हो, ज़ीरो, तो इसका इंटीग्रेशन तो समझो वो c आता है, जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा c आता है, जीरो सबके साथ होता ही है इसीलिए सब में c आता है। फोर्थ रूल है कि अगर अंदर सर 1 हो, 1 dt, और तो उसका इंटीग्रेशन, तो याद रखना अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन t होता है, अगर यहाँ dt है तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा, अगर यहाँ dy है तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप। अगर यहाँ पे dz है तो 1 का इंटीग्रेशन z होगा, और अगर d के साथ में यहाँ 1 माइनस z है और इंटू में यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन 1 माइनस z होगा, d हट जाएगा, मतलब सीधी सी बात है d हट जाता है। ये एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखना, तो इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, ठीक। बस अब इसमें एक लास्ट रूल बचता है आपका, तो ये रूल जो है आपका, ये रूल आपसे ये कहता है कि जैसे वहाँ पे चेन रूल होता था, वो हर जगह आप टी मान सकते थे, जहाँ मर्जी थी वहाँ टी मान सकते थे आप, यहाँ ऐसा नहीं होता है, हर जगह आप टी नहीं मान सकते। जैसे साइन के अंदर 2t है, 2t है, तो आप इसको t मान सकते हो क्योंकि t की पावर 1 है, लेकिन इसको t मान सकते हो आप, इसका इंटीग्रेशन करना है t मान के कर दो। तो करना क्या होगा इसमें, इसका चेन रूल कैसा होता है, तो इसका चेन रूल ऐसा होता है, आपने अंदर वाले को t माना, अब बन गए साइन t, साइन t का बन हो गया माइनस कॉस t, तो माइनस का कॉस 2t, जिसे t माना उसका जो कोफिशिएंट है t का 2, जैसे यहाँ 2 है उससे डिवाइड कर दो और प्लस में से, ध्यान रहेगी ये बात। तो जिसे t माना, पहली बात तो t हर किसी को मान नहीं सकते, सिर्फ उसे मान सकते हैं जहाँ t की पावर 1 होगी। अब जैसे अगर यहाँ पे साइन t की पावर 3 होती अंदर, तो क्या हम इसको t मान सकते थे, तो इसको t नहीं माना जा सकता, नहीं, t की पावर 1 में ही मानना, जबकि डिफरेंशियल में याद करो किसी को भी t मानो, हर जगह t मान सकते थे, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन यहाँ पे t सिर्फ उसे मानना है जिसमें t की पावर 1 यूज हो रही है। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं बढ़िया सा, जैसे हमें cos अंदर 2t प्लस 3 है, तो क्या हम इसे t मान के कर सकते हैं इस पूरे को, हाँ, cos t, क्योंकि यहाँ t की पावर 1 है, t की पावर 1 है तो कर सकते हैं। तो cos 2t प्लस 3 है तो cos t का क्या हो जाएगा, sin t, ये अब जब t माना तो cos t बन गया, cos t का हो गया sin t, तो sin 2t प्लस 3, और जिसे t माना था उसमें t का कोफिशिएंट कौन है, 2, उससे डिवाइड है और प्लस में c। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो ये बस इसके 5 रूल, आपको 5 में से भी ये दोनों तो एक जैसे से ही है, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन ही किया है हमने, ये रूल्स नहीं कह सकते हम, एक पर्टिकुलर नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें पता होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम इनको बच्चों सॉल्व करके रूल्स लगा के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि किस तरीके के क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसमें किस तरीके का एग्जाम्पल पूछा जाता है वो एग्जाम्पल लेते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो पूछ लेता है आपसे, वो पूछ लेता है कि देखो वेलोसिटी किसी पार्टिकल की, ए पार्टिकल हैज़ वेलोसिटी v इज इक्वल टू में 3t² प्लस 2, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3t² प्लस 2 t पर डिपेंड कर रही है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है और उसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 3t² + 2 है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब टी के टर्म में निकालना है। इफ एट t = 0 s = 2 मीटर, t = 0 टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो बताना है कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब एक ये जो बाद में दिया ना, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमेशा बच्चों c को निकालने के लिए है, कैलकुलेटिंग c को कैलकुलेट करने के लिए काम आती है ये कंडीशन आपकी। चलो देखते हैं, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का बताइए टाइम के टर्म में। अगर शुरुआत में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम 0 पे 2 मीटर है, ये दे रखी है इन्फॉर्मेशन। पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। हाँ, कैसे? एक बात बताओ, s का डिफरेंशियल क्या होता है? v, और अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा होता है, तो s का डिफरेंशियल तो v, तो v का इंटीग्रेशन s होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो v का इंटीग्रेशन करके s निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, v हमारे पास पता है। अब तरीका समझेंगे किस तरीके से हमको इसको करना है। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं, इसको v को लिख लेते हैं ds/dt 3t² + 2। इस dt को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ds = 3t² + 2 × में dt। अब कर देते हैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों s, ठीक है ना। और पता है ना, अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ इंटू में 1 है समझो, तो 1 का इंटीग्रेशन s, जो भी यहाँ है ये d हट जाता है उसमें से, जो भी 1 के साथ यहाँ पे ds है, dy है, dz है, कुछ भी उसमें से d हट जाएगा, s बचेगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 3t² dt अलग और प्लस 2 dt अलग। अब एक बात बताओ, 3 बाहर जंप करके बाहर आ जाएगा, अंदर बचा t² का इंटीग्रेशन। पहले एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचा 1 × में dt। अब एक बात बनाओ कि t² का इंटीग्रेशन t की पावर 1 बढ़ जाएगी और अपॉन में पावर आ जाएगी, प्लस ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और प्लस में c। सर इसके साथ भी तो प्लस c आता, वो सारा c एडजस्ट करके एक जगह लिख दो, पूरी इक्वेशन का c एक जगह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये s की वैल्यू आ गई, 3 से 3 कट गया, तो s की वैल्यू आ गई बच्चों, यहीं पे लिख देता हूँ, s की वैल्यू आ गई t³ + 2t और प्लस c। ये s की वैल्यू आ गई टाइम के टर्म में, लेकिन इसमें भी c अननोन है, c नहीं पता हमें। तो c निकालने के लिए हमेशा एक वो कंडीशन देता है, वो उसने यहाँ दे रखी है। जब टाइम 0 था तो s की वैल्यू 2 थी, तो इसमें टाइम को 0 भर दो और s को 2 भर दो इसमें, s की जगह 2, टाइम की जगह 0, ये भी 0 रखा, 0 हो गया, और c, तो c की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। अब 2 को वापस यहीं पे रख दो, तो s की वैल्यू आ गई t³ + 2t और प्लस 2। ये s का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। मतलब आप ये कह सकते हो कि इतने मीटर टाइम के टर्म में वो होगा आपके पास। अलग अलग टाइम पे आप उसका डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हो इस इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। मेरे ख्याल से कहानी ये आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें v दे रखा था, उससे डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही कभी कभी हमको वो a दे देगा, a को इंटीग्रेट करके v आ जाता है, क्योंकि v का डिफरेंशियल a होता है तो a का इंटीग्रेशन v होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक बहुत काम की एक और बात आती है, वो होता है लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होता है, उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन भी अलग अलग तरीके का होता है, बिल्कुल। जो हमने अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ा ये वाला, ये बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब इंटीग्रेशन लगा हुआ है और उसमें कोई लिमिट नहीं भरी हुई है, तो उसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन।
और कभी कभी आपको ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा जिसमें लिमिट मिलेगी x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक, या खाली इसको ऐसे भी लिख देते हैं a टू बी। तो ऐसा जो मान लीजिए v का इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो जो यहाँ होगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे लिमिट x की भरी जाएगी, अगर यहाँ t है तो लिमिट t की भरी जाएगी। जैसे यहाँ पे u है और t है तो t की लिमिट भरी जाएगी t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 तक, या खाली u को इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से t तक, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो लिमिट होगी, जिसमें जब लिमिट होती है तो उसको कहते हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें लिमिट भरी जाएगी। अब मैं लिमिट की बात बताता हूँ आपको कैसे भरी जाती है। अभी देखो, जैसे लिमिट यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमें लिमिट भरनी है, तो इस क्वेश्चन को हम, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हो, लिमिट रख रहे हो, तो सी कभी नहीं आएगा, फिर सी नहीं आता। तो जैसे इस क्वेश्चन को ही हम लिमिट के साथ करें, अगर यहाँ से करता हूँ, यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे, ये ds इधर आ गया था, ds इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, 3t² + 2 और इंटीग्रेशन dt, यही तो आया था। फिर हमने इसको इंटीग्रेट करके c लिख दिया था। हम c नहीं लगाते, हम इसको लिमिट भी भर के कर सकते हैं। कैसे करना है? जब टाइम 0 था, कब शुरू हुआ था मोशन? t = 0 पर, तो s की वैल्यू 2 थी, तो s की वैल्यू 2 थी, तो s की लिमिट इधर भरो जहाँ पे ds है, और t की लिमिट उधर भरो जहाँ पे dt है। तो t = 0 पे s की वैल्यू क्या थी? 2 है, ये s की वैल्यू 2, और हमें किसी टाइम t पे s निकालना है, किसी टाइम t पे s निकालना है। तो ds का इंटीग्रेशन हो गया s और लिमिट 2 से s, इंटीग्रेशन कर दो और फिर लिमिट को जो का तू रखो, भी लिमिट लास्ट में जाके भरते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3t² का इंटीग्रेशन हमने क्या कर लिया था? t³ आ गया था, 3t² का इंटीग्रेशन t³ और प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आया था? 2t। c आना ही नहीं है, और लिमिट क्या भर दो इसमें? 0 से t। अब लिमिट का तरीका क्या होता है भरने का? लिमिट का तरीका होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट को भर दो, तो s की जगह s भर दिया तो s आ गया, माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट को इसमें भरो, माइनस अपनी तरफ से लगाना है, फॉर्मूले में आता है। तो 2 भरा, फिर s की जगह 2 आ गया। चलो, ऐसे इसमें पहले ऊपर वाली लिमिट को भर दो, t की जगह हर जगह t भर दो, तो t³ + 2t, फिर नीचे वाली लिमिट को भर दो 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो माइनस में 0। तो लिमिट को इस तरह से भरा जाता है। तो ये आ गया आपका s - 2 = t³ + 2t, ये -2 उधर चला जाएगा, तो s की वैल्यू t³ + 2t + 2 आ गई। देखो जरा, यही थी कि नहीं? यही थी। तो ये लिमिट भर के भी हम काम चला सकते हैं, इसको कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब लिमिट उसमें भरी जाती है। कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक हम उसको जाने दे रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन से लिमिट भर के उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। अब लिमिट के लिए ये ध्यान रखो कि जब भी हमें किसी में लिमिट भरनी है, जैसे मान लीजिए हमें ये सॉल्व करना t³, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट करना 1 से 2, इसकी लिमिट भरनी, इसको इंटीग्रेट करके, तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो t⁴/4 और इसकी लिमिट भर दो 1 से 2। तो पहले 2 भर दो इसमें, तो 2⁴/4, फिर माइनस, फिर 1 भर दो इसमें, तो 1⁴/4, माइनस आपको अपनी तरफ से लगाना है, ठीक है ना। तो 2⁴ हो गया 16/4, तो 4 बचा, माइनस 1⁴ 1/4 आ गया, तो आंसर आ गया 4 4 16 - 1 15/4, ये आंसर आ जाता है। लिमिट भर के पहले इंटीग्रेशन करना होता है, फिर लिमिट भरनी होती है। लिमिट भरने का तरीका है, पहले ऊपर वाली लिमिट को भरिए और माइनस फिर नीचे वाली लिमिट को भरना है। अब ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और दूसरी बात, इसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन में पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस हमने उसके कर लिए इंटीग्रेशन के, ठीक है। बाकी जो आपको शीट्स में मिले हैं उनको करिए इसके क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इसके हमारे बीच बीच में होते रहेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा होगा ये, और फिर आगे के जो चैप्टर्स बनते जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये वो बहुत सारी जगह हमें इंटीग्रेशन की और डिफरेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमें उसका बेसिक्स पता होना ज़रूरी है।
तो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रूल्स इसके सारे पढ़ लिए हमने, सारी चीज़ें पढ़ ली, डिफरेंशियल से थोड़ा छोटा था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप अपनी शीट वाले लगा सकते हो। बाकी हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंगल्स के बारे में बताएंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स कैसे रेशो वगैरह उनकी आइडेंटिटीज़ बताएंगे और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताएंगे। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके।